सुंदरपुर गांव, जहां हर घर की अपनी कहानी थी, वहां रमेश अपनी पत्नी सरिता, 8 साल के बेटे प्रकाश और बुजुर्ग माँ लक्ष्मी के साथ एक छोटे से कच्चे मकान में रहता था। सुनो जी, बारिश का मौसम आ गया है। हमारी छत तो जगह जगह से टूटी है। पिछले साल तो सारा सामान भीग गया था। प्रकाश को किताबें खराब हो गई थी और माँ जी को बुखार हो गया था। इस बार कुछ इंतजाम कर लो, वरना मुसीबत हो जाएगी। हाँ सरिता, मैं समझता हूँ। मैंने सोचा है कि कल मालिक रामलाल से बात करूंगा। अगर उन्होंने कुछ पैसे उधार दे दिए तो मैं छत की मरम्मत करवा लूंगा। बेटा, तू हमेशा मेहनत करता है। भगवान सब ठीक करेगा। बस हिम्मत मत हारना। माँ, तुम और प्रकाश चिंता मत करो। मैं कोई न कोई रास्ता निकाल लूंगा। लेकिन रामलाल तो बहुत सख्त है। पिछले साल जब तुमने उनसे पैसे मांगे थे तो उन्होंने कितना ताना मारा था। फिर भी कोशिश तो करनी ही होगी। रमेश एक मेहनती मजदूर था, लेकिन गरीबी ने उसे हमेशा जकड़ रखा था। रमेश के दिल में उम्मीद थी, लेकिन उसे रामलाल की सख्त मिजाजी का डर भी था। फिर भी वह अपने परिवार की खातिर अगले दिन मालिक के कारखाने की ओर निकल पड़ता है। कारखाने में हलचल मची है। बारिश की आहट के साथ मालिक रामलाल मजदूरों को माल गोदाम में रखने का आदेश दे रहे हैं। अरे जल्दी करो, बारिश होने वाली है। अगर माल भीग गया तो मेरा सारा कारोबार डूब जाएगा। ये कारखाना पहले ही घाटे में चल रहा है। मालिक, आपसे थोड़ी बात करनी थी। अब क्या चाहिए रमेश? काम छोड़कर बातें करने का समय नहीं है। मालिक, मेरे घर की छत टूटी है। बारिश में पानी अंदर घुस आता है। मेरे पास मरम्मत के लिए पैसे नहीं है। अगर आप कुछ उधार दे दे तो मैं अगले महीने की तनख्वाह से काट लूंगा। रमेश, तुम हर बार यही कहानी लेकर आते हो। मैंने सुना है तुम्हारा घर तो अब ढहने की कगार पर है, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए पैसे नहीं हैं। और सुनो, ये कारखाना घाटे में है। मैं इसे बंद करने जा रहा हूँ। अगले हफ्ते से तुम्हें काम पर नहीं आना। मालिक, ये क्या कह रहे हैं? मेरे परिवार का क्या होगा? मेरे पास तो कुछ नहीं है। रमेश, ये मेरी समस्या नहीं है। तुम जैसे मजदूरों की वजह से ही मेरा कारोबार डूब रहा है। जाओ कहीं और काम ढूंढो। मालिक, मैंने सालों तक आपके लिए मेहनत की, दिन रात काम किया। क्या मेरी मेहनत का कोई मोल नहीं? मेहनत तो सभी करते हैं। अब जाओ, मुझे और काम देखना है। रमेश का दिल टूट जाता है। वह कारखाने से बाहर निकलता है और बारिश की बूंदें उसकी आंखों के आंसुओं के साथ मिल जाती हैं। वह सोचता है, अब मैं अपने परिवार को कैसे बचाऊंगा। अगले दिन सुंदरपुर में मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। रमेश के घर की टूटी छत से पानी टपकने लगता है। माँ, मेरे बिस्तर पर पानी टपक रहा है। मेरी किताबें फिर खराब हो जाएंगी। सुनो जी, देखो तो, ये छत तो अब गिर ही जाएगी। सारा सामान खराब हो रहा है। कुछ कीजिए। बेटा, ये पानी मेरे कमरे में भी आ रहा है। मेरी दवाइयाँ भी भीग गईं। अब क्या करेंगे? सरिता, माँ, घबराओ मत। मैं कल सुबह गांव में काम ढूंढने जाऊंगा। कोई न कोई रास्ता निकलेगा। पिताजी, क्या हमारा घर सचमुच गिर जाएगा? मैं डर रहा हूँ। बेटा, डरने की कोई बात नहीं। मैं हार नहीं मानूंगा। तुम बस पढ़ाई पर ध्यान दो। लेकिन बिना पैसे के हम छत कैसे ठीक करेंगे? और अगर बारिश ऐसे ही रही तो प्रकाश और माँ जी की तबीयत और बिगड़ सकती है। रमेश अपने परिवार को दिलासा देता है, लेकिन उसका मन डर और अनिश्चितता से भरा है। रमेश भारी बारिश में छाता लेकर गांव के बाजार में काम की तलाश में निकलता है। वह हर दुकान पर जाता है, लेकिन निराशा ही हाथ लगती है। रमेश भाई, ताजा सब्जियां ले लो, एकदम सस्ती। मोहन भाई, मुझे सब्जियां नहीं, काम चाहिए। मेरे घर की हालत बहुत खराब है। क्या तुम्हारे पास कोई काम है? अरे रमेश, मैं तो खुद मुश्किल से गुजारा कर रहा हूँ। ये बारिश ने सारी सब्जियां खराब कर दी। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, माफ करना। कोई बात नहीं भाई, मैं कहीं और देखता हूँ।
रमेश कई दुकानों पर जाता है, लेकिन हर जगह उसे मना कर दिया जाता है। थककर वह एक चाय की दुकान पर रुकता है, जहां गांव के कुछ लोग बारिश और मौसम की बातें कर रहे हैं। चाय की दुकान पर रमेश की मुलाकात गांव के पुराने स्कूल शिक्षक गुरुजी से होती। अरे, इस बार भारी बारिश की भविष्यवाणी है। गांव में बाढ़ आ सकती है। अरे, अखबार वाले तो हर साल यही लिखते हैं। पिछले साल भी यही कहा था, और फिर क्या हुआ? मेरी दुकान डूब गई थी। रमेश, तुम यहाँ अकेले क्या सोच रहे हो? तुम्हारा चेहरा तो उदास लग रहा है। गुरुजी, मेरी दुनिया उजड़ गई। मालिक ने नौकरी छीन ली, छत टपक रही है और अब प्रकाश को बुखार हो गया है। मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। मैंने हर जगह कोशिश की, लेकिन कोई काम नहीं मिला। रमेश, हिम्मत मत हारो। मुसीबतें इंसान की परीक्षा लेती है। मैंने सुना है कि गांव में एक सामुदायिक पहल शुरू हुई है। काव्या नाम की एक समाज सेवी पुरानी हवेली को स्कूल और सामुदायिक केंद्र बनाने का काम कर रही है। तुम वहां जाओ, शायद कुछ काम मिल जाए। गुरुजी, क्या सचमुच मुझे वहां काम मिल सकता है? कोशिश करके देखो। रमेश, तुम मेहनती हो और काव्या अच्छे लोगों की कद्र करती है। गुरुजी की बात से रमेश के मन में एक नई उम्मीद जागती। वह अगले दिन हवेली की ओर निकल पड़ता है। पुरानी हवेली में गांव के कुछ लोग काम कर रहे हैं। काव्या एक युवा और उत्साही समाजसेवी काम की देखरेख कर रही है। ध्यान से काम करो भाइयों, ये हवेली गांव के बच्चों का भविष्य बनेगी। हमें इसे मजबूत और सुंदर बनाना है। नमस्ते काव्या जी, मेरा नाम रमेश है। गुरुजी ने मुझे आपके पास भेजा है। मुझे काम की सख्त जरूरत है। रमेश जी, गुरुजी ने आपके बारे में बताया था। आप मेहनती है, ये मैंने सुना है। हम यहाँ हवेली को स्कूल और सामुदायिक केंद्र बना रहे हैं। क्या आप मजदूरी कर सकते हैं? जी, मैं पूरी मेहनत करूँगा, लेकिन मेरे घर की हालत बहुत खराब है। मेरा बेटा बीमार है और छत टपक रही है। मेरे पास पैसे नहीं है। रमेश जी, आपकी परेशानी मैं समझती हूँ। आप काम शुरू कीजिए। मैं गांव के कुछ लोगों से बात करके आपके लिए मदद जुटाने की कोशिश करूँगी। काव्या जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके भरोसे को नहीं तोड़ूंगा। रमेश हवेली में काम शुरू करता है। उसकी मेहनत और ईमानदारी काव्या को प्रभावित करती है। वह दिन रात हवेली की मरम्मत में जुट जाता है। कुछ दिन बाद रमेश के घर एक नई मुसीबत आती है। प्रकाश का बुखार बढ़ जाता है और उसकी हालत गंभीर हो जाती है। सुनो जी, प्रकाश की हालत बहुत खराब है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। वैद्य जी ने कहा है कि ये साधारण बुखार नहीं है। सरिता, मेरे पास हवेली की मजदूरी के कुछ ही पैसे हैं। ये अस्पताल के लिए काफी नहीं होंगे। मैं क्या करूं? बेटा, हिम्मत मत हारो। तुम गांव के सरपंच से बात करो, शायद वे कुछ मदद करें। माँ, सरपंच ने पिछले साल भी मदद नहीं की थी। फिर भी मैं कोशिश करूंगा। आप अपने दोस्त गोपाल के पास भी जाओ। वह तुम्हारा बचपन का दोस्त है, शायद वह मदद कर दे। रमेश पहले सरपंच के पास जाता है, लेकिन सरपंच अपनी मजबूरी बताकर मना कर देता है। निराश रमेश गोपाल के पास जाता है। रमेश और सरिता बारिश में गोपाल के घर पहुंचते हैं। गोपाल भाई, दरवाजा खोलो। अरे रमेश, सरिता, इतनी बारिश में यहाँ क्या बात है? गोपाल, मेरा बेटा प्रकाश बहुत बीमार है। उसे अस्पताल ले जाना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तू मेरा बचपन का दोस्त है, कृपया कुछ मदद कर दे। रमेश, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ, लेकिन मेरे अपने खर्चे हैं। बच्चों की स्कूल फीस, घर का कर्ज। मैं अभी मदद नहीं कर सकता। गोपाल भाई, ये मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। तुम रमेश को सालों से जानते हो, क्या उसकी मदद नहीं कर सकते? भाभी, भावुक मत हो। मैं चाहता तो हूँ, लेकिन मेरे पास सचमुच कुछ नहीं है। कोई और रास्ता देखो। रमेश और सरिता टूटे दिल के साथ घर लौटते हैं। गोपाल की पत्नी अनिता को उसका रवैया गलत लगता है। तुमने रमेश को क्यों मना किया?
वह तुम्हारा दोस्त है। उसने तुम्हारी कई बार मदद की थी। अनीता, दोस्ती तभी तक है जब तक फायदा हो। रमेश की नौकरी चली गई है, वह मेरा पैसा कैसे लौटाएगा? ये गलत है। अगर रमेश के बेटे को कुछ हो गया तो तुम्हें जिंदगी भर पछतावा होगा। अनीता चुप हो जाती है, लेकिन उसे गोपाल का रवैया गलत लगता है। अगले दिन रमेश बारिश में हवेली से लौट रहा होता है, तभी बिजली की गड़गड़ाहट के बीच वह बेहोश होकर गिर पड़ता है। एक रहस्यमयी व्यापारी उसे देखता है। अरे, ये तो बेहोश पड़ा है, इसे यहाँ नहीं छोड़ सकते। व्यापारी रमेश को अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले जाता है और उसकी देखभाल करता है। मैं यहाँ कैसे? आप कौन हैं? मैं एक साधारण व्यापारी हूँ रमेश। तुम रास्ते पर बेहोश पड़े थे। अब बताओ क्या परेशानी है? मेरे बेटे प्रकाश को तेज बुखार है। मेरी छत टपक रही है। मैंने हर जगह मदद मांगी, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। रमेश, तुम अकेले नहीं हो। ये पैसे लो, अपने बेटे का इलाज करवाओ, छत ठीक करवाओ और बचे हुए पैसों से कोई छोटा मोटा काम शुरू कर लेना। जब हालात ठीक हो मुझे लौटा देना। बड़े भैया, आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। रमेश जल्दी से घर जाता है और प्रकाश को अस्पताल ले जाता है। कुछ दिनों में प्रकाश ठीक होने लगता है। रमेश हवेली पर काव्या को अपनी स्थिति बताता है। काव्या जी, एक दयालु व्यापारी ने मेरी मदद की और प्रकाश अब ठीक हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे परिवार को फिर कभी ऐसी मुसीबत न झेलनी पड़े। रमेश जी, आपकी मेहनत और ईमानदारी गांव के लिए मिसाल है। मैं गांव के कुछ लोगों से बात करती हूँ, हम मिलकर आपके लिए और मदद जुटाएंगे। है काव्या गांव के धनी लोगों और सामुदायिक पहल के सदस्यों से बात करती है। सभी मिलकर रमेश की छत ठीक करने और उसे हवेली में स्थायी काम देने का फैसला करते हैं। व्यापारी और काव्या की मदद से रमेश की छत ठीक हो जाती है। रमेश और सरिता एक नया व्यवसाय शुरू करने का फैसला करते हैं। जी, क्यों ना हम फल और सब्जी की दुकान खोलें? मैं खेत में सब्जियां उगाऊंगी और आप उन्हें बाजार में बेच सकते हैं। ये बहुत अच्छा विचार है सरिता, और हम हवेली के बच्चों के लिए मुफ्त सब्जियां और फल भी देंगे। बेटा, तुम दोनों ने मुझे गर्व महसूस करवाया। ये काम तुम्हें और गांव को समृद्ध करेगा। रमेश और सरिता फल और सब्जी का व्यापार शुरू करते हैं। उनकी मेहनत रंग लाती है और उनका व्यवसाय धीरे धीरे बढ़ने लगता है। एक दिन गोपाल रमेश के घर आता है। रमेश, मैंने तुम्हारी मुसीबत में साथ नहीं दिया। मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, लेकिन तुमने गांव के लिए इतना कुछ किया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। कृपया मुझे माफ कर दो। गोपाल, दोस्ती में माफी की जरूरत नहीं, बस वादा करो कि तुम भी किसी जरूरतमंद की मदद करोगे। रमेश, मैं हवेली में तुम्हारे साथ काम करूंगा। मैं बच्चों की मदद करूंगा और अपनी गलती सुधारूंगा। गोपाल हवेली में स्वयंसेवक बन जाता है और रमेश के साथ मिलकर गांव के लिए काम करता है। रमेश व्यापारी को पैसे लौटाने उसके घर जाता है, लेकिन वहाँ उसे अजीब अनुभव होता है। भाई, यहाँ एक दयालु व्यापारी रहता था, मुझे उनसे मिलना है। यहाँ 30 साल से मैं रहता हूँ, कोई व्यापारी यहाँ नहीं था। लेकिन मैं यहाँ आया था, उन्होंने मेरी मदद की थी। तुम गलत जगह आए हो, जाओ मुझे काम करने दो। रमेश हैरान होकर घर लौटता है और सरिता को सारी बात बताता है। जी, मुझे लगता है कि वो व्यापारी कोई साधारण इंसान नहीं था। शायद भगवान ने हमारी मदद की। हाँ सरिता, तुम ठीक कहती हो। उनकी मदद ने हमें नई जिंदगी दी। रमेश और सरिता का व्यापार फलता फूलता है। हवेली अब एक सुंदर स्कूल और सामुदायिक केंद्र बन चुकी है, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं और गांव वाले उत्सव मनाते हैं। रमेश और सरिता बच्चों के लिए मुफ्त किताबें और खाना बांटते हैं। हमने जो कुछ पाया वो मेहनत, अच्छाई और दयालु लोगों की मदद से पाया। अब हमारा फर्ज है कि हम भी दूसरों की मदद करें। पिताजी, मैं बड़ा होकर आपके जैसे बनूंगा। मैं भी गांव की मदद करूंगा। बेटा, तुमने मुझे गर्व महसूस करवाया। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। रमेश की कहानी हमें सिखाती है
कि मुश्किल वक्त में हिम्मत, मेहनत और अच्छे लोग मिलकर चमत्कार कर सकते हैं। ईमानदारी और दूसरों की मदद कभी बेकार नहीं जाती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्ते।